खुल करके जियो का प्रचार करना, पेटीएम का प्रचार करना, विज्ञापन करना, ये सारी चीजें हम लोग देखते रहे। लेकिन इस बार तो हद हो गई। इस बार इन्होंने नारा दिया, शुरू से ही नारा दिया कि 400 पार हम सीटे जा रहे हैं, और उतना तो हद हो गया। और चुनाव के बाद भी इन्होंने विज्ञापन किया शेयरों के लिए कि हमारी तो प्रचंड बहुमत से सरकार आ रही है, और ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप ये शेयर खरीदिए, आप वो शेयर कीजिए। शेयर बाजार को एक तरीके से इन्होंने प्रमोट किया। और प्रमोट कौन कौन किया साहब? तो खुल करके प्रमोट किया, हमारे प्रधानमंत्री ने प्रमोट किया, हमारे गृह मंत्री ने प्रमोट किया, हमारे वित्त मंत्री ने प्रमोट किया। आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी? और उसके बाद इनके साथ जुड़ गई गोदी मीडिया, जो इनकी मीडिया थी, मीडिया हाउसेस जुड़ गए उसमें। और हमारे प्रधानमंत्री जी को पूरे 10 सालों में ये किसी को साक्षात्कार देने की फुर्सत नहीं थी, नहीं मिला, लेकिन इसके लिए उन्होंने पर्टिकुलर साक्षात्कार किया, अपने गोदी मीडिया के चैनलों को साक्षात्कार किया। तो गोदी मीडिया भी उसमें इन्वॉल्व थी, और इन्वॉल्व थे विदेशी निवेशक, खास करके विदेशी निवेशक। और शेयर बाजार में उछाल दिया गया। और उसके बाद जो परिणाम आया, तो हमने देखा कि जब गोदी मीडिया की पोल पट्टी खुल गई, इनके एग्जिट पोल की भी पोल पट्टी खुल गई। एग्जिट पोल में जो इन्होंने गुब्बारा फुलाया था, वो गुब्बारा ध्वस्त हो गया। हालांकि इन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया नीचे कि हम उसको किस तरीके से एडजस्ट करके और हम वाकई प्रचंड बहुमत पा जाएं, या साधारण बहुमत पा जाए, सामान्य बहुमत पा जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वो सारे गुब्बारे फूट गए, तो फिर शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिर गया। उसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान होता है आम आदमी का, आम जनता का। निवेशक तो उसमें पैसा बना करके भारी हो गया, पैसा लेकर के चल दिया। अर्थव्यवस्था किसकी डूबी? अर्थव्यवस्था तो हमारी अर्थव्यवस्था डूबी। देश का जो आम आदमी का पैसा था, वो उसमें डूबा। और आज की तारीख में वो इतने दिनों से तो सदमे में था ही। जो लोग थोड़ा सा अपना उम्मीद कर रहे थे कि नहीं हमारी स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएगी, उनका भी पैसा इसमें डूब गया। आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। आइए हम अपने प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराएं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश के बोहरा साहब, न्यूज टाइम्स के आप एडिटर हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार विजय चावला जुड़ रहे हैं, और भी लोग जुड़ते रहेंगे, उनसे बातें होती रहेगी। तो आइए हम ये सबसे पहले चलते हैं दिनेश बोहरा साहब के पास। दिनेश बोहरा जी, इस सारे संदर्भों को और इसको आप कैसे देखते हैं? शेयर बाजार में जो अभी ये प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने है, उन्होंने कहा कि सरकार तो जब बनेगी बनेगी बनेगी, नहीं बनेगी क्या होगा, कैसे होगा, कैसे बनेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके पहले आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए और इसकी जांच करवाइए कि आखिर ये चीजें क्यों हुई, इसके पहले क्यों होती नहीं है और फिलहाल क्यों हुई। तो सरकार बनने से पहले ही उन्होंने कह दिया कि ये जो 30 लाख करोड़ रुपए का शेयर घोटाला हुआ है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। और इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है, उनका एक दूसरे से रिश्ता क्या है, इन रिश्तों का खुलासा होना बहुत जरूरी है। तो दिनेश के बोहरा साहब, आपकी। जी नमस्कार आप सबको, और विजय चावला जी को भी नमस्कार मेरा। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इमोशंस पर ज्यादा चलते हैं, और वहां जो दो मुख्य खिलाड़ी होते हैं उनका नाम है बुल्स एंड बेयर्स। अब बुल्स का काम है कि एक मार्केट के अंदर वो परसेप्शन पैदा करना कि मार्केट ऊपर जाएगी, और बेयर्स का काम यह है कि मार्केट क्रैश करेगी या नीचे जाएगी। तो इस किस्म के कुछ ना कुछ ट्रिगर पॉइंट्स पैदा करना है। अभी ट्रिगर पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं। कभी जब रेपो रेट्स को डाउन किया जाता है, अप किया जाता है, या अमेरिकन फेड के द्वारा भी जब खास तौर से उनके जो बैंक रेट्स हैं, सेंट्रल रेट्स जो होते हैं, उनको अप डाउन होता है, तो वो भी ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्टॉक एक्सचेंज को प्रभावित करती हैं। लेकिन ये सारा गेम जो है बुल्स एंड बेयर्स का गेम है, और यहाँ पे चीजों को ट्रिगर किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है। जो भी थोड़ी बहुत, मैं मुंबई में रहता हूँ, जो भी थोड़ी बहुत मेरी जो इंफॉर्मेशन है मेरे पास स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में, तो यहाँ पर वो सिचुएशन या वो स्थितियां पैदा की जाती हैं जिसके द्वारा कि आप अगले कुछ दिनों तक स्टॉक मार्केट को चढ़ाएंगे, या फिर अगले कुछ दिनों तक आप एक बियर फेज के अंदर आएंगे जहां पर कि आप स्टॉक क्रैश होते चले जाएं। और कभी कभी ऐसा एक मौका आता है जहां पर कुछ लोग कन्नाइव करते हैं, और वहां से फिर इनसाइडर ट्रेडिंग भी होती है, वो भी सबको पता है। पर
इस किस्म के ट्रिगर पॉइंट्स जहां पे एक आपके रॉकेट्स की तरह शेयर ऊपर चले जाएं और फिर उसके बाद एक बड़ा क्रैश हो, ये चीजें एक प्लान्ड वे में की जाती हैं। अब प्लान्ड ये एक दिन में नहीं होता है, इसके बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं उस समय। इनके ऊपर नजर कौन रखता है? नजर सेबी रखता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक कार्टलाइजेशन हो रहा है, कोई एक ऐसी षड्यंत्र या योजना बन रही है जो हमारे निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। तो सेबी बना इसलिए था कि उन चीजों पर, उन स्थितियों पर, उन प्लेयर्स पर नजर रखी जाए। और सेबी की भूमिका क्या रही है पिछले कुछ सालों में, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बहुत ही संदेहास्पद, और खासतौर से अडानी केस के अंदर आपने देखा है कि किस किस्म की उनकी ऑब्जर्वेशंस रही हैं। अब इस किस्म के जो ट्रिगर पॉइंट पैदा किए जाते हैं वो अपने आप में बहुत खतरनाक होते हैं। और जब पता है कि इसको पैदा करने वाले 3 या 4 ऐसे प्लेयर्स हैं, एक तो मीडिया है, एक कुछ सरकार के कुछ अंग जिनमें से स्टेटमेंट दिए जाते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, और बिजनेस चैनल जिनके हैं उनको भी दिए जाते हैं। और कुछ दिन पहले से प्रचार प्रसार करवाया जाता है कि 4 तारीख को रॉकेट की तरह जो है हमारे शेयर शूट अप करेंगे। ये एक प्रचार कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मुझे नहीं समझ में आया कि कब से भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री क्या कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के प्रचारक बन गए। तो एक इमेज क्रिएट की जाती है, इमेज क्रिएट की गई 4 तारीख आएगी तो ये हमारे सारे के सारे शेयर जो है रॉकेट बन जाएंगे। ये वर्ड यूज किया गया, रॉकेट बन जाएंगे। अब बहुत सारे करोड़ों छोटे ऐसे निवेशक हैं, मध्यम दर्जे के निवेशक हैं, वो इस बात को समझ जाते हैं कि साहब का इशारा आ गया तो हम इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे मिल जाएंगे, हमको 2 पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है ना, और या डेली ट्रेडिंग होती है, सुबह खरीदो शाम को बेच दो, शाम को खरीदो 2 दिन बाद बेच दो। तो यहाँ पे एक प्लेयर तो हो गए हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे अपना गृह मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर। दूसरा प्लेयर है हमारा मीडिया। मीडिया ने इसको प्रचारित प्रसारित किया सारा का सारा, तो एक पूरा का पूरा माहौल बना दिया कि 4 तारीख को तो शेयर्स रॉकेट हो जाएंगे। उसके बाद जो कुछ दलाल, इनसाइडर्स, उद्योगपति, अब उनकी मिली भगत होती है और इसका एक साधन बनाया जाता है एग्जिट पोल को, कि आपको एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। आपके पास एक रॉकेट तो है, लेकिन रॉकेट आसमान में कैसे जाएगा? तो आपके पास एक लॉन्चिंग पैड चाहिए। जैसे हमारा श्रीहरिकोटा में रॉकेट छोड़ने के लिए एक लॉन्चिंग पैड है। तो लॉन्चिंग पैड क्या है? एक लॉन्चिंग पैड तैयार किया गया एग्जिट पोल के तौर पर, कि एग्जिट पोल करा जाए, 400 सीटें मिलेंगी, 425 मिलेंगी, 406, 410, 390, 392। तो एक लॉन्चिंग पैड तैयार हो गया। तो एक पूरा एक कार्टलाइजेशन होता है, एक पूरा का षड्यंत्र बन जाता है, जहां पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी इस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं, मीडिया इसको प्रचारित प्रसारित करता है, एग्जिट पोल वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, और वहां पर इसके ऊपर ट्रिगर पॉइंट जो पैदा किए हैं उसका फायदा उठाने के लिए दलाल और सो कॉल्ड एजेंट्स और उद्योगपति तैयार बैठे। इन्हें पता है कि 1 तारीख जब हमारे लास्ट फेज होगी और वहां पर शाम को 7 बजे आपके एग्जिट पोल आ जाएंगे, लेकिन वो शनिवार का दिन है, तो उससे पहले का वर्किंग डे ढूंढा जाता है जब आप शेयर्स को बेसिकली खरीदेंगे। आप वहां से आप शेयर को खरीदना शुरू करते हैं। यानी कि सपोज करो आपने 100 रुपए का शेयर 31 मई को खरीद लिया। 1 जून को, जब 1 जून जो है सैटरडे है, शेयर मिलेंगे नहीं क्योंकि मार्केट बंद रहता है नॉर्मली। हालांकि हो सकता है कुछ मार्केट खुली भी रहती है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन वर्किंग डे पर ही आप ट्रांजेक्शन कर पाते हो। तो 31 मई को आपने सपोज करो 100 रुपए के शेयर ले लिए और आपको उम्मीद है कि मैं 4-5 दिनों के अंदर इसके ऊपर 50% या 30% पैसा कमा जाऊंगा। इतनी सी दूरी में इतना पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है सर, 100 का 130 नहीं होता ना। अब 1 जून को जब पहला फेज खत्म होता है तो शाम को एग्जिट पोल आते हैं। एग्जिट पोल आते तो पता लग गया जी, इसका मतलब कि अब ये शूट अप करेंगे। लेकिन दूसरा 2 जून आता है, वो संडे है। अब संडे को तो ट्रेडिंग होती नहीं है ना, तो अब आपको बीच में एक वर्किंग डे दिया जाता है जहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर सको। वो 3 जून आता है। मैं आपको डेट्स की क्रोनोलॉजी दे रहा हूं सर आपको मैं। 3 जून आता है, अब ये वर्किंग डे आता है, मंडे आता है सर। मंडे में जब तक स्टॉक एक्सचेंज खत्म होता है और एकदम से रॉकेट की तरह जो बढ़ते हैं सेंसेक्स और सारे के सारे, तो यहां पर क्लोजर से पहले जो 100 रुपए का शेयर 130 का हो गया तो उसको वहां पर बेच दिया जाता है सर। शाम को जब भी स्टॉक बंद होते हैं, दोपहर को 2-2:30 बजे जो भी होता है, 1-2 बजे
जो भी क्लोजर टाइम होता है वहां पर उसको बेच दिया और आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया कि मैंने 100 रुपए का लिया था, अब मेरा 125 रुपए का हो गया, मैंने 25 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। इन्हें मालूम है कि जैसे 4 तारीख को सुबह रिजल्ट आने शुरू होंगे और 4 तारीख को जो ट्रेडिंग शुरू होगी वो 9:15 9:30 का जो टाइम होता है सुबह का, उस टाइम होगा, तब तक आधे नतीजे आ चुके होंगे और उस समय स्टॉक्स क्रैश करेंगे अचानक से खुलते सारी, क्योंकि नतीजे आधे आ चुके हैं आपके सामने, ऑलमोस्ट ट्रेंड सामने आ चुका है, तो वहां पे क्रैश शुरू होता है। अब ये तो प्रॉफिट बुक कर चुके थे ना, लेकिन जिन्होंने अपने शेयर रॉकेट बनने की खुशी में कि 4 तारीख को कुछ और हमारे शेयर बढ़िया बन जाएंगे, मजा आ जाएगा और हमारा 100 का कल 125 हुआ था एग्जिट पोल के बाद, आज शायद 150 हो जाए, पता लगा कि वो 100 का 75 हो गए सर, वो 100 के 75 हो गए। तो यानी कि जिन्होंने 100 में खरीदा था और 125 में बेच दिया 3 तारीख को, वो फायदे मेरे। ये कौन लोग थे सर जिन्होंने 31 मई को शेयर खरीदे और 3 जून को बेच दिए? ये कौन सा ग्रुप था? और वो कौन सा ग्रुप था जो 31 मई से पहले 2-3 दिन पहले से ही शेयर खरीद रहे थे बेचारे, 100 रुपए का, 80 रुपए का, 120 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है, और वो सोच रहे थे कि शेयर बढ़ेंगे और शेयर बढ़ते भी, ऐसी बात नहीं है एग्जिट पोल के बाद। लेकिन वो ये भूल गए कि 4 जून भी आना है और 4 जून का खेल कुछ और है। ये खेल उनको पता था जो दलाल थे, एजेंट थे, उद्योगपति थे, और इसके लिए अच्छा खासा पैसा गोदी मीडिया के हाउसेस को भी मिला, साथ में एग्जिट पोल वालों को भी मिला है। गुड मनी दे हैव गॉट, क्योंकि उन्होंने कंकॉक्टेड एक पूरा का पूरा एग्जिट पोल बनाया था, तो उनको बैठ के करोड़ों अरबों रुपए सबको मिले। और बहुत बड़ी संख्या में जिनकी ज्यादा वक्त थी, जो उस टाइम 150, 200, 500, 1000 करोड़ लगा सकते थे, ऐसे प्लेयर भी हैं, उन्होंने लगाए। और एक दिन यानी कि 31 मई को लगाए पैसे और 3 जून को वापस आ गए। कितने दिन हुए? 3 दिन में 100 रुपए का 125 रुपए मिल गया, 130 मिल गया। तो इससे बढ़िया सौदा कहां मिलेगा सर? कहां पे? आप बताओ ना। तो मरा कौन? मरा आपके जैसा और मेरा जैसा आदमी इस भुलावे में जो रह गया कि भाई अब तो 4 जून को रॉकेट हो जाएंगे शेयर, तो मैं सस्टेन कर जाऊंगा। वो पैसे कम आ गए उसके बाद। अब 4 जून को शेयर क्रैश होते हैं। कितने क्रैश होते हैं सर? 6000 पॉइंट पहले, अप्रोक्सीमेटली 5,500-6,000 पॉइंट, फिर थोड़ी सी रिकवर होती है, 4,500 पॉइंट पे आता है। अब यही प्लेयर जिन्होंने शेयर बेचे, यहां पर सपोज करो जिन्होंने 3 जून को बेचे, अब ये शेयर कहां खरीदेंगे सर? अब ये शेयर खरीदेंगे सर 4 जून की शाम को, जब ये क्रैश हो चुके होंगे ना 4,500 पॉइंट, और वहां पे 100 का शेयर फिर 80 का हो चुका होगा, फिर ये नए शेयर खरीदेंगे 80 रुपए का। इन्हें मालूम है कि शाम तक स्थिति क्लियर होती जा रही थी कि हाँ शायद एनडीए की सरकार बन जाए, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, ये फिर 70-75 रुपए के रेट पर खरीद लेते हैं। और उसके बाद उन्हें पता लग गया कि हाँ एनडीए की सरकार बन सकती है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ जाएगा, तो हम तो फायदे में रहे। और उसके बाद 2,000-2,500 फिर रिकवर हुआ पॉइंट्स का, और आज फिर कुछ रिकवर हुआ है। दिस इज हाउ दे प्ले द गेम सर। ये आम आदमी बेचारा वहां तक पहुंच नहीं पाता है, लेकिन जो बहुत बड़े मेगा प्लेयर्स हैं वो इसका फायदा उठा जाते हैं। और इस पूरी डील के अंदर यहां पर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच या उनके रिटर्न भाषण या दूसरे भाषण जो हैं, या एचएम के, एफएम के, लेकिन इस सारे प्रकरण में मेरा सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल है साहब। राहुल गांधी ने सवाल उठाया 30 करोड़ का घोटाला, वो एक इशू तो है ही उसके अंदर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरा दूसरा है सर, सेबी क्या कर रही है सर? सेबी का काम ही इसी किस्म के जो घोटाले हो सकते हैं, जो ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं, उनको कैच करना है सर, उनको पिन पॉइंट करना है। और इस किस्म के जो फॉल्स ट्रिगर पॉइंट्स पैदा किए जा रहे हैं, जो अचानक से शेयरों को बढ़ाते हैं और फिर क्रैश करते हैं, उसके ऊपर नजर रखना, और कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सेबी हाथ कैसे डालेगा? उनके आका है सर मोदी जी, तो वो तो आका है, आका पे हाथ कैसे डाला जाए सर? या आका के जो सो कॉल्ड गुर्गे हैं उन पर हाथ कैसे डाला जाए? ये दिक्कत हो गई। इंसिडेंटली शाम तक ट्रेंड क्लियर होते जा रहे थे कि हाँ फिर से एनडीए गवर्नमेंट तो बन जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास शायद वो नंबर्स नहीं है। तो ये पूरा का पूरा एक जो नृत्य नाटिका है ना, इसका पूरा मंचन ढंग से किया गया है, आयोजन किया गया है। बुल्स ने मिलकर यहां पर एग्जिट पोल प्लस मीडिया प्लस आपके मंत्रीगण प्लस बुल्स, ये और सेबी से कहा गया अपनी आंखें बंद करो। यानी कि जो वॉचमैन है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उससे कहा जाता है अपनी आंखें बंद करो, आप देखना मत, मैं चोरी कर रहा हूं, डकैती कर रहा हूं, लेकिन आप देखना मत, बस आपको आपका काम जांच करना नहीं है, बस आप एफआईआर दर्ज नहीं करोगे इसमें। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड सर, जो भी मुझे समझ आया सर। मैं साधारण आदमी के तौर पर बता रहा हूं आपको ये, कि जो मुझे समझ आया कि ये सारा कार्टलाइजेशन
मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में या पूरे इंडिया के जो स्टॉक एक्सचेंजेस है ये घटा है सर। आनंद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी आंखें बंद रखो, यह अपनी जुबान भी बंद रखो, यह भी डायलॉग बोला गया था 2018-19 में, और उसके प्रत्यक्ष गवाह हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब रहे। और सत्यपाल मलिक साहब उसके बाद लगातार इस बीच कहते रहे क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, समझो चेतो। और शायद उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमारे 2024 के चुनाव में। उनके मीडिया मैनेजर और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीप सिंधु जी, आपका सिंधु जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे साथ वरिष्ठ नये पत्रकार नये सलीम खान साहब भी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। तो हम चाहेंगे कि अभी इसी बात से नये बोरा साहब ने अपना वक्तव्य समाप्त किया कि आंखें बंद रखो, आंखें बंद रखो, कान बंद रखो, जुबान बंद रखो। इसको आवाज देने वाले सतपाल मलिक के वरिष्ठ मीडिया संयोजक जगदीश सिंह सिद्धू साहब से चाहेंगे कि आप अपनी बात रखें। सिंधु जी। जी आनंद जी, जो ये वोरा साहब ने कहा है, ये एक खास तरह की जो मनोवृत्ति पैदा की गई है ये पिछले कुछ सालों में, और जिस तरह का नियंत्रण ये चाहते हैं करना, उसमें जो सिलेक्टिव लोग हैं उनको ये कहा गया है कि आप अपना प्रॉफिट या अपने लाभ उसके ऊपर आप अपना पूरा ध्यान रखें और आप उस पर केंद्रित रहें। बाकी जो अन्य चीजें हैं वो हम देख लेंगे। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि एक बड़ा स्कैम रचा गया है और इसके रचने में पूरी भूमिका है कई दिनों से। और ये वो जो पूंजीपति लोग हैं या वो जो बड़े प्लेयर्स हैं, ये उनकी योजना का एक हिस्सा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब आप देखें कि 19 मई को चुनाव का एक दौर था, जो चरण था, उससे पहले 18 तारीख को एक इंटरव्यू किया जाता है। उस इंटरव्यू में ये बोला जाता है स्पेसिफिक तौर पे कि किस प्रकार से हमारा जीत होने वाली है और उस जीत की वजह से किस तरह के लाभ किन लोगों को मिल सकते हैं और वो उस लाभ के अवसर उठा सकते हैं, और स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट में। अब मुझे हैरानी इस बात की होती है कि एक पब्लिक ऑफिस को जो पब्लिक ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़े ऊंचे पद, देश के सबसे बड़े पद पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, वो लोग एक मशवरा आम इन्वेस्टर को देना चाह रहे हैं या वो संकेत दे रहे हैं लोगों को कि इशारे दे रहे हैं कि आपके लिए लाभ की स्थिति हम पैदा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो देश के लिए या संविधान के लिए काम कर रहे हैं, वो किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए काम नहीं कर रहे जो कैपिटलिस्ट हैं। तो ये अपने आप में ही एक बड़ा स्कैम है कि the person who is holding a public office is indicating and inspiring people to invest in stock exchange, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और जो एक पद की गरिमा, पद की कार्य पद्धति या पद के अधिकार क्षेत्र के बिल्कुल बाहर है। तो ये किया जाना अपने आप में ही ये बताता है कि ये सारी योजना रची गई और ये योजना का एक हिस्सा था। और जिस तरह से वोरा साहब ने समझाया कि किन किन दिनों में किस किस प्रकार से इसकी खरीदी बिकवाली हुई और उससे किस प्रकार के लाभ उन्होंने बनाए हैं, तो ये आवश्यक तौर पे जांच का एक विषय है। और कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा
जिस तरह से इसकी मांग की गई है सरकार बनने से पहले ही, हालांकि उन्होंने जेपीसी के लिए बोला है, लेकिन सरकार के गठन होने के पूरे आसार हैं और जो आज स्पष्ट भी हो गए हैं, तो निश्चित तौर पे इस पे एक सघन जांच बिल्कुल होनी चाहिए और विपक्ष के द्वारा इस प्रकार की भूमिका के लिए और भी प्रयास किए जाने चाहिए और सशक्त रूप से प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि जो एक मोनोपोली का एक जो सिस्टम उन्होंने बनाया है, इस चीज इस मोनोपोली के बारे में, इसकी परतों को सामने लाया जाना चाहिए देश के, ताकि जो रिटेलर हैं या जो इन्वेस्टर थे उनको कितना नुकसान हुआ, और वो इन्वेस्टर कौन है, वो मोस्टली डोमेस्टिक इन्वेस्टर रहे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से और लगातार 2 वर्षों से स्टॉक एक्सचेंज में अधिकतर जो इन्वेस्टमेंट करवाई गई है वो म्यूचुअल फंड से करवाई गई, और म्यूचुअल फंड जितने भी हैं उनको इन्वेस्ट करने के लिए किन का दबाव था, कौन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कौन है, वो जितने भी बड़े बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक या वो एजेंसीज, उनके जो चेयरमैन हैं। अब यूटीआई को अगर मान लीजिए उसका एग्जांपल लेते हैं यूटीआई का, तो उसकी जो हैवी इन्वेस्टमेंट करवाई गई वो अपने आप में ही एक सवाल पैदा करती है। एलआईसी की जो हैवी इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है वो अपने आप में सवाल पैदा करती है कि किनको लाभ देने के लिए ये इन्वेस्टमेंट करवाई जा रही है। और जिस प्रकार से इस वक्त में जब ये सारी सरकार के और जो रिपोर्ट थी सरकार के पास कि उनकी कितनी सीटें आ रही हैं, उसमें ये बिल्कुल तय माना जा सकता है कि सरकार के जो अपने अंग हैं, जो उनके तंत्र हैं, उसके द्वारा उनके पास पूरी रिपोर्ट थी कि आने वाले चुनाव में उनके पास कितनी सीटें आने वाली हैं, किस प्रकार उनकी स्थिति होगी, और ये उसको देखते हुए जो योजना बनाई गई है, ये सारा खेल उसका है जिसकी जांच होना बिल्कुल आवश्यक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि फिक्स मैच था, और फिक्स मैच में हमारे यहाँ क्रिकेट में एक बार भूचाल आया था कि फिक्स मैच करने वाले सारे लोग दुनिया के पैमाने पर बाहर कर दिए गए। तो यह जो राजनीतिक रूप से अर्थव्यवस्था में आर्थिक रूप से जो फिक्स मैच खेला गया, तो इस फिक्स मैच में जो शामिल खिलाड़ी थे और उसमें सीधे सीधे सामने दिखाई पड़ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं, हमारे वित्त मंत्री जी हैं, और आज तो हद हो गई, हमारे पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं कि तो बड़ा बढ़िया हुआ, बाहर के लोगों ने खरीदा और हमारे यहाँ के इन्वेस्टर तो लाभ कमाए, तो हमारे देश का तो लाभ हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सुदृढ़ हुआ। तो इस आर्थिक घपले पर हम इसके विश्लेषण के लिए अपने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार विजय चावला जी से चाहेंगे अपनी टिप्पणी दें। विजय चावला जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। हाँ जी बोल। हाँ, फिर म्यूट हो गया, फिर म्यूट हो गया जी, बोले। तो आप सबको नमस्कार। ये एक बड़ा ही दिलचस्प चीज हुई है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज हुई है। इसके अभी बहुत सारे पहलू हैं, कुछ पहलू जो मुझे मालूम है वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहली चीज तो ये कि जनवरी महीने से लगातार जो विदेशी वित्तीय संस्थान हैं वो भारत के बाजारों में अपना माल बेच रहे हैं, खरीद नहीं रहे। इस पे थोड़ा गौर करने की जरूरत है। विदेशी जितने संस्थान हैं वो अपना माल बेच रहे हैं, और कहने के लिए यह है कि चीन का बाजार बहुत अच्छा है इसलिए वहां जा रहे हैं, लेकिन ये एक हकीकत नोट की जानी चाहिए कि भारत के अंदर विदेशी जो संस्थान है वो माल बेच रहे हैं, और जो डोमेस्टिक घरेलू संस्थान है वो खरीद रहे हैं। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है, और पिछले 2-3 महीने से तो बहुत तेज हो गई है। विदेशी संस्थान लगातार बिकवाली पर हैं, और जो देसी संस्थान हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो खरीदते जा रहे हैं। इस बात को नोट करना चाहिए कि इन दोनों का भारत के बाजार के बारे में परसेप्शन जो है, जो समझ है,
वो अलग अलग। एक दूसरा, 31 ये बेचते बेचते 31 मई को विदेशी संस्थानों ने काफी खरीद की और 1 जून को तो इन्होंने और भी ज्यादा खरीद की। खरीद करके ये करीब इन्होंने सेंसेक्स को 2000 पॉइंट ऊपर बढ़ा दिया था और उसमें खरीद करने वाले में सभी लोग थे करीब करीब। फिर 4 जून को जब नतीजे विपरीत आने शुरू हुए तो लगभग 31 लाख करोड़ रुपए की शेयर बाजारों में गिरावट नोट की गई। इसमें इतने की गिरावट 4 तारीख को आ गई और हमने क्या देखा कि इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने जो शेयर थे जो उन्होंने पहले खरीद के रखे हुए थे ऊंचे दामों पर, वो उन्होंने बेचने शुरू कर दिए और बेचे। 5 तारीख को तो 4 जून को 6% गिरावट आई थी, 6% गिरावट आई थी। 5 जून को क्या हुआ कि विदेशी संस्थानों ने 5,636 करोड़ रुपए के अपना माल बेचा, गौर कीजिएगा, और भारत के जो संस्थान हैं वो 4,555 करोड़ का माल खरीदा। 5 तारीख को ही ये देखिए फिर से वो अपने वापस चाल पर आ गए। यानी जो भारत के संस्थान थे उनको ये लगने लगा कि भाई ये कोई बात नहीं, भाजपा का बहुमत नहीं आया है तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार बना लेंगे। और जो घरेलू संस्थान है उन्होंने खरीदारी शुरू की, लेकिन विदेशी वाले बेचते रहे। तो साथी ये एक स्थितियां हैं जिसको हम लोगों को देखने की जरूरत है। अब ये बात बिल्कुल सही है और बड़ी अजीब सी है कि बड़े बड़े नेता खुद ही जनता को कह रहे हैं कि आप लोग 4 जून को खरीद लीजिएगा, बेचिएगा नहीं, वगैरह वगैरह। ये बड़े 2-3 नेताओं ने इस बात को कहा। तो अगर हमारे सामने, अगर मैं शेयर बाजार में पैसा लगाता हूं, मेरे पास पैसे हैं, और जब बड़ा हाकिम खुद ही कह रहा है कि खरीद लो, जिसके हाथ में सब कुछ है, तो मैं तो बेवकूफ ही होऊंगा जो नहीं खरीदूंगा। लेकिन सवाल ये कि नरेंद्र मोदी और शाह ने ऐसा किया क्यों? उनकी और इन सब चीजों की मिली भगत है। क्योंकि देखिए जो एग्जिट पोल आए हैं, और एग्जिट पोल लाने वाले वही लोग हैं, वही संस्थान हैं जो लगातार लाते रहे हैं पिछले कई सालों से, कई चुनावों में लाते रहे हैं। इनका जो ताल्लुकात है वो भारत के अधिकांश अखबारों से इनका ताल्लुकात है। ये जो नेक्सस बन रहा है, विदेशी संस्थान एग्जिट पोल जो करवा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जैसे लोगों का ऊंची आवाज में ऐसा बोलना, इन सब के पीछे थोड़ा ध्यान से छानबीन करने की जरूरत है सर। तो ये एक जो स्थिति बनी है, ये एक जो स्थिति बनी है, इसमें सही बात है कि जो 30 लाख करोड़ की बिकवाली हुई है उसके अंदर बहुत सारे निवेशक भी फंस गए होंगे, जरूर फंसे होंगे। लेकिन ये जो खेल खेल रहे हैं ये हजारों करोड़ का खेल है, ये छोटे मोटे लोगों का खेल नहीं है। ये तो बहुत साफ है हम लोग के सामने, जो भी लोग इस काम को कर रहे हैं। तो ये चीज एक देखने की बात है और मुझे लगता है कि ये जो मांग उठाई जा रही है कि इसकी छानबीन होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही मांग है। क्योंकि एक साथी ने सही कहा कि भाई सभी के पास हर मिनट मिनट का हिसाब जाता है, किसने खरीदा किसने बेचा उसके पास पूरा हिसाब आता है। उसको इस पूरे हिसाब को सामने लाना चाहिए और इसके बारे में अपनी बातचीत कहनी चाहिए। तो ये जो हुआ है ये एक ऐसा बड़ा खेल कहा जा सकता है जिसके सारे डायमेंशंस, सारे पहलू अभी उभर कर हमारे सामने नहीं आए। और इस बात को ज्यादा गौर करना चाहिए कि विदेशी संस्थान निरंतर बेच रहे हैं और देशी संस्थान निरंतर खरीद रहे हैं। ये देशी संस्थान के ऊपर तो हमारे अपने नेता लोग हैं, उनका असर होता है, जिनकी सरकार बनती है वो लोग तो खरीदारी पर हैं। और विदेशी लोग, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी सरकार रहेगी, स्थायित्व रहेगा, इसके बारे में निश्चित नहीं है, इसलिए वो लोग अपना जितने सौदे हैं उसको घटाते जा रहे हैं। तो इसी स्थिति में आज भी हम खड़े हुए हैं, क्योंकि आजकल प्रतिदिन बाजार है वो फिर से ऊपर जाना शुरू कर दिया है। और इस आधार पर कि राजनीतिक स्टेबिलिटी रहेगी, इस आधार पर कि जो पुरानी नीतियां वो जारी रहेंगी, इस आधार पर कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं
और ये जो नीतीश कुमार है, ये दोनों ने अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री बनना है और किसी राज्य का, हर एक प्रदेश का जो विकास है बहुत कुछ केंद्र की अगर पक्षधर सरकार है उस पर निर्भर करता है। तो ये लोग एक सीमा के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे, ऐसा लगता है। इस लिहाज से सोचकर लोगों को लगता है कि ये स्थायित्व है और ये मोदी सरकार बहुमत अब तक न भी ला पाए तो भी चले। तो ये एक परिस्थिति आज हमारे सामने बनी हुई है, लेकिन इसकी छानबीन जरूरी है। ये लोग ऐसे ही बड़बोलेपन में बकवास कर रहे थे या इनका और नेक्सस है, दूसरे की संभावना मुझको अधिक लगती है, लेकिन इसकी छानबीन की जरूरत है, बहुत ठोस छानबीन की। और छानबीन कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि सभी के पास ये पूरा रिकॉर्ड है। तो मैं सोचता हूँ कि मुद्दा अच्छा है और उम्मीद करता हूँ कि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर भी उतरेंगी। धन्यवाद सर, इतना ही। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं डॉक्टर सलीम खान साहब के पास। सलीम खान साहब, यह जो सरकार आई है यह केवल और केवल जनता की भावनाओं का दोहन इसने शुरू से किया है। जनता की भावनाओं का दोहन करके राजनीति में आए, सत्ता में आए और उस सत्ता का प्रयोग अपना जो इनका व्यक्तित्व बना है उसको बिल्कुल अपने आप को विज्ञापन बॉय बना दिया और उसके बाद विज्ञापन करके आर्थिक रूप से जिस जहां से भी हो सकता था वहां से इन्होंने दोहन किया है। और वो चीजें हम देखे कि जाते जाते इनको ऐसा नहीं कि इनको आभास नहीं था, इनको मालूम नहीं था कि इनकी स्थिति क्या होने वाली है, लेकिन वो एक माहौल बना करके जाते जाते भी देश की जनता को लूटने का इन्होंने काम किया। और वह जो खुलासा अभी हुआ है, इस पर अभी सरकार बन रही है, कैसे बनेगी, क्या नहीं बनेगी, कितनी स्थिरता होगी, वो तो अलग की बात है। लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके जांच करने की मांग इसके पहले भी होती रही है और अब तो सरकार बनने से पहले ये मांग की गई है। और जो प्रधानमंत्री 10 साल तक इंटरव्यू नहीं दिया, वो इस बीच उसको क्या आवश्यकता पड़ गई और उन चैनलों को इन्होंने इंटरव्यू किया है जो ऑलरेडी सेबी के जांच के दायरे में है। तो सेबी, विदेशी निवेशक, हमारी ये जांच एजेंसियां, ये गोदी मीडिया, ये सब का खेल जो चला है, इसके बीच आप का विश्लेषण इस पर क्या कहता है सलीम साहब? शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, ये जो कुछ हुआ है यानी शेयर बाजार और राजनीति, तो मैं सबसे पहले चाहता हूं कि लोग इस पर गौर करें कि राजनीति का और शेयर बाजार का ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि ये सरकार आएगी, यानी बीजेपी की सरकार आएगी तो अर्थव्यवस्था जो है वो स्टेबल हो जाएगी और दूसरी सरकार आएगी तो वो नहीं स्टेबल। ऐसा क्यों लगता है? ये इस पर विचार होना चाहिए। ये कितनी सच्चाई है और कितना भ्रम। तो ये जो नोट और वोट का जो रिश्ता है ना, ये जब तक कि इस पर गौर नहीं होगा उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। देखिए, जो निवेशक हैं शेयर बाजार में, उनको एक बात मालूम है। ये बात नहीं है कि ये लोग स्थिर करेंगे और दूसरे लोग अस्थिर करेंगे। बात ये है कि ये लोग लूट का मौका देंगे, दूसरे लोग लूट का मौका नहीं देंगे। ये लोग जब बड़े बड़े इन्वेस्टर चीटिंग करेंगे तो ये उसकी इंक्वायरी नहीं करेंगे, दूसरे लोग करेंगे। ये लोग उनको क्लीन चिट दिलवाएंगे, दूसरे लोग नहीं दिलवाएंगे। उनके खिलाफ जब कोई राहुल गांधी या महुआ मोइत्रा खड़े होकर के पार्लियामेंट में बोलेगी तो ये लोग जो है उसकी सदस्यता खत्म कराएंगे, दूसरे लोग नहीं खत्म कराएंगे। असल बात ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बात मालूम है कि अगर ये सरकार रहेगी तो हमारी घपलेबाजी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, हमको जो है वो एक तरह से सुरक्षा भी दी जाएगी।
ये एक खतरनाक बात है। क्रोनी कैपिटलिज्म यही है। देखिए होता क्या है कि समाज में कुछ लोग हैं जिनके पास धन दौलत है और वो जो है लोगों का शोषण कर सकते हैं। जनता है जिसके पास जो है वो धन दौलत नहीं है, उनका शोषण होता है। सरकार ये देखती है कि लोग बिजनेस तो करें लेकिन ये कि शोषण ना करें। यानी सरकार उन लोगों के साथ खड़ी होती है कि जिनका शोषण हो सकता है और वो जो है इन लोगों को जिनके पास धन दौलत है शोषण से रोकती है। लेकिन ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म की सरकार है, इसमें सरकार जो है वो आम लोगों के बजाय उन सरमायादारों के, उन पूंजीपतियों के साथ खड़ी हो जाती है कि जो शोषण करते हैं। इसलिए ये रिश्ता बनता है। इसलिए जो ये इन्वेस्टर्स हैं, ये जो पूंजीपति है, ये चाहते हैं कि यही सरकार रहे ताकि उनको लूटने का मौका मिले। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि बाजार में उतार चढ़ाव का आना एक अलग मामला है, सियासत में उतार चढ़ाव का आना दूसरा मामला। अभी आप कह रहे थे कि इतने दिनों तक इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया और फिर अचानक इंटरव्यू दिया। ऐसी बात नहीं है। इंटरव्यू मोदी जी हमेशा देते रहे। वो एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू होता है। आप आम खाते हैं, आप काट के खाते हैं या चबा के खाते हैं, इस तरह के इंटरव्यू हमेशा होते रहे। ये प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। यानी ऐसा सवाल जो अचानक आए और उसका जवाब देना पड़े, ये इनके बस का रोग नहीं है। सवाल जवाब तैयार है। तिवारी साहब ने मुझको सवाल भी दे दिया, जवाब भी दे दिया, अपना सवाल पढ़ दिया, मैंने वो जवाब पढ़ दिया। ये तो जैसे एक्टिंग होती है फिल्मों में, तो इनका इंटरव्यू ऐसा होता है। और आप ये देखिए कि इस तरह के इंटरव्यू में इस तरह का सवाल आना और प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि भाई आप लोग शेयर खरीद लो, और अमित शाह का इंटरव्यू में ये कह देना कि आप लोग शेयर खरीदो वरना पछताओगे। भाई आपको इसकी क्या जरूरत है? आप गृह मंत्री हो, आप क्यों लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हो कि वो जो है वो शेयर खरीदें? तो ये तो खुल्लम खुल्ला आप ये देखें कि एक तरह का नेक्सस हो गया, जैसा कि वोरा साहब बता रहे थे। इस नेक्सस में आजकल मोदी पर और शाह पर किसी का विश्वास नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरा एक दोस्त है, शेयर बाजार में काम करता है, 5-6 लाख के शेयर थे। जैसे ही उसने सुना कि मोदी ने पहले कहा शेयर खरीदो, अमित शाह फिर बोले कि शेयर खरीदो, उसने अपने सारे शेयर बेच दिए और 6 लाख रुपया कमा लिया। 5 लाख के शेयर 11 लाख में बेच दिए। तो ऐसे लोग भी समाज में हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एग्जिट पोल निकाला। एग्जिट पोल में इन्होंने ये बताया कि देखो, जो कुछ अमित शाह कह रहे हैं, जो कुछ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, ये सही है। हमने जाकर के पब्लिक से पूछा है, इतने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं, इतने प्रतिशत सीट मिल रही है। एक ने तो, जो इंडिया टुडे जो सबसे बड़ा एक हाउस होता था, उसने तो मोदी को 400 पार करा दिया, एनडीए को 401 पे पहुंचा दिया। चाणक्य नाम है उसका भी। तो अब इसमें भी लोगों का विश्वास कम है। ये जो गोदी मीडिया, इस पर भी विश्वास कम है। लेकिन फिर एक तीसरा फैक्टर आता है। वो तीसरे फैक्टर के बारे में पिछले साल अगस्त में जो गार्डियन अखबार है और फाइनेंशियल टाइम्स, दो दुनिया के बड़े बड़े अखबार हैं, उन्होंने ये बात लिखी थी कि उनके पास ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला कि अडानी की जो शेल कंपनियां हैं वो अपने ही शेयर खरीदती। यानी आप सोचिए, ये अपना पैसा यहां से चोरी करके ले जाके मॉरिशस में रख देते हैं, सिंगापुर में रख देते हैं, दुबई में रख देते हैं, और वो लोग अडानी के लिए अपने ही माल से, अपना ही दुकान में, वो आपने देखा होगा चीटर लोग जो होते हैं ना, वो लोग उनके ही आदमी उनका सामान खरीदते हैं और उसका देखा देखी आप जैसे हम जैसा आदमी भी खरीद लेता है। तो ये खेल जो है ये स्टैब्लिश हुआ है पिछले अगस्त में, और उसके बाद अडानी के शेयर गिरे थे बुरी तरह से जब ये बात गार्जियन में आई थी। तो और अडानी ने कहा था कि ये देश के खिलाफ साजिश है। तो इन लोगों ने शेयर 4 तारीख को एग्जिट पोल आने के बाद ये किया कि खुद अपने शेयर खरीदे। अब लोगों को लगा यार, प्रधानमंत्री बोल रहा है और गृह मंत्री बोल रहा है, एग्जिट पोल बोल रहा है और शेयर बाजार ऊपर जाने लगा है। तो जिसका विश्वास कम था ना, उसने भी सोचा यार अब तो कुछ कमा ही लो, इस बहती गंगा में हाथ धो लो। और फिर आप ये देखिए कि 4% शेयर ऊपर चला गया, यानी 16 लाख करोड़
4% कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। 16 लाख करोड़ जो है वो मार्केट ऊपर उछल गया। और उसके बाद जब रिजल्ट आना शुरू हुए, देखिए जिस दिन रिजल्ट आना शुरू हुए 200 पॉइंट कम पे खाता खुला, और उसके बाद जब इनकी हालत खराब थी तो 6000 पॉइंट गिरा, और शाम में जब इनकी हालत ठीक हुई तो 4000 पॉइंट पे जाकर के जो है वो रुका, 4800 के आसपास। यानी आप समझो कि 4% का जो उछाल हुआ था ये 8% की गिरावट हो गई। वो जो शेल कंपनियों ने शेयर खरीदा था, वोरा साहब ये बता के गए हैं, उनको तो पता था कि ये गिरने वाला है, तो उन्होंने तो अपना पैसा निकाल लिया। और जो बेवकूफ इन लोगों की बातों में आके वोट देते हैं, उन्होंने जो है इनकी बातों में आके नोट भी दे दिया, और वोट दे के भी घाटे में रहे और नोट दे के भी घाटे में रहे। अब अगर अमित शाह से कोई जाके पूछेगा कि भाई आप कह रहे थे कि आप खरीद लो वरना बहुत पछताओगे, तो वो हंस के कह देंगे वो तो एक चुनावी जुमला था, ऐसा कहीं होता है। लेकिन ये देश की पब्लिक को सोचना चाहिए कि इस आदमी ने इससे पहले जो वादे किए थे 15 लाख के, उसके बारे में हंस के कह दिया कि वो तो चुनावी जुमला था, तो इसके बारे में क्यों नहीं बोलेगा। एक हमारे दोस्त है मेरठ के, उनका एक शेर है, उसको मैं थोड़ा सा चेंज करके बताता हूं कि ये जो शाह साहब हैं, इनका तो ऐसा है कि शाह साहब तुम्हारी भी अच्छी कटी, शाह साहब तुम्हारी भी अच्छी कटी, खूब वादे किए खूब धोखे दिए। तो बहरहाल उनका तो धंधा ही है वादा करना और धोखा देना। लेकिन प्रॉब्लम पब्लिक का है कि वो क्यों इनके चक्कर में पड़ती है और वो जो है वो क्यों बार बार धोखा खाती है। तो अब आवाम को जो है वो ये बात समझना चाहिए कि भाई ये लोग आपको बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं, आपका वोट ले लेते हैं, आपका नोट ले लेते हैं, और उसके बाद आप देखिए ये जो शेयर बाजार के उसमें है ना, दो खबरें दब गई। जिस दिन शेयर बाजार गिर रहा था उसने एक दिन पहले इन्होंने क्या किया, अभी रिजल्ट भी नहीं आया था, दूध के ऊपर 2 रुपया बढ़ा दिया, मदर डेयरी ने बढ़ा दिया, अमूल डेयरी ने बढ़ा दिया, सबने बढ़ा दिया। ठीक है भाई, शेयर बाजार में गरीब आदमी नहीं जाता है, लेकिन दूध तो हर आदमी की जरूरत है, गरीब अमीर की। टोल टैक्स बढ़ा दिया, 5% 10% बढ़ गया। अब जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो हर चीज महंगी होगी। तो आप ये देखिए कि ये एक तरफ तो अपने पूंजीपतियों का फायदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो देश के गरीब लोगों को लूटने का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो 30 लाख करोड़ की जो लूट मार हुई है, उसके ऊपर जो इंक्वायरी करने की मांग हो रही है, ये तो विपक्ष की जिम्मेदारी है, उसको ये करना ही चाहिए। लेकिन इसका नतीजा अगर ये सरकार रही तो यही होगा कि उसको जो है वो क्लीन चिट मिल जाएगी, एक बंद लिफाफा कोर्ट में चला जाएगा, वो कोर्ट में जज साहब उसको पढ़ेंगे और फिर बोलेंगे कि नहीं इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इससे पहले तो यही होता रहा है। तो इसलिए जेपीसी से या न्यायालय से कोई बड़ी उम्मीद नहीं कर रखना चाहिए। इस बार जनता की थोड़ी आंखें खुली है, तो ये जो है 303 से उनको 240 पे लाए हैं। अगर और जरा आंख खुली होती और 140 पे ले आते तो ये आगे संभावना कम होती। लेकिन बहरहाल इस मामले में जो है वो सतर्क रहने की जरूरत है, और इनकी इस चोरी को ज्यादा से ज्यादा जनता में एक्सपोज करने की जरूरत है, ताकि लोग जो है वो इनके धोखे में नहीं आए। धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं अर्थ विशेषज्ञ, बैंकिंग सेक्टर के विशेषज्ञ, बैंक यूनियन के नेता विश्वास उटकी जी। विश्वास उटकी जी, हम अगर अपने नेता पर भी, जो हमारा प्रतिपालक है, जो हमारा रक्षा का जिसने शपथ लिया है, अगर हम उसकी बात पर विश्वास न करें तो फिर हम किसकी बात पर विश्वास करने जाएं। और इसी विश्वास के चलते कि टीका लगवाओ, कोविड का टीका जरूर लगवाओ, और उसको लगवा करके, और इन्होंने तो अपना जो वो तो अपना व्हाइट में उनसे इन्होंने घूस ले लिया, अपना चंदा ले लिया 52,000 करोड़ रुपए। और वही चीजें कहीं न कहीं से आज पूरा देश उससे प्रभावित है कि हम किस तरीके से लोग आज की तारीख में मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। लेकिन फिर भी जनता को तो भाई, जब हमारा राजा है, हमारा राजा बोल रहा है, तो हमको तो विश्वास करना पड़ेगा। वही चीज
ये जाते जाते इनको मालूम था कि जनता हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने जाते जाते जनता का जितना भी दोहन ये कर सकते थे उसका इन्होंने करने का प्रयास किया। और इसमें ये सारा ये जो एक्सिस जुड़ी हुई है, आखिर इनके बीच का संबंध क्या है, इसको हम कैसे विश्लेषित करेंगे। राहुल गांधी तो सदन में एक सवाल पूछा था कि आखिर ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, और उसके जवाब में उसको सदन से बाहर कर दिया गया। तो आने वाले दिनों में अभी जो सदन बनने वाला है, सदन का गठन होने वाला है, सदन गठन होने से पहले ही यह मांग उठ गई है विपक्ष की तरफ से कि आप ज्वाइंट कमेटी बनाइए, जेपीसी का आप गठन कीजिए और इस बात का खुलासा कीजिए कि इसमें ये जो लोग शामिल हैं इनकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, इनके आपस में क्या रिश्ते हैं और जनता के प्रति इनकी क्या जिम्मेदारी है और ये उसका दोहन शोषण कैसे कर रहे हैं, इसको उजागर हो। विश्वास उठ जी। नमस्ते। मैं देरी से ज्वाइन हो गया, माफी चाहता हूँ, लेकिन अभी मुद्दे की बात है। मुद्दे की बात यह है कि राहुल गांधी का टाइमिंग परफेक्ट है। ये परफेक्ट टाइमिंग इसलिए है कि लोकसभा भंग हो गई है, नई लोकसभा 9 जून को तैयार बनेगी। आज की मीटिंग और कल की मीटिंग, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट कैसे होगा ये बात है, और अपोजिशन में कौन रहेंगे ये भी आज और कल तय होगा। मुद्दे की बात यह है टाइमिंग सही क्यों है, क्योंकि देखिए जेपीसी की मांग उन्होंने अभी लगाई है क्योंकि मामला एग्जिट पोल से जुड़ा हुआ है, और एग्जिट पोल के वक्त कॉन्शियसली एक साजिश बनती है जिसको हम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो ये है कि इंटेलिजेंस का रिपोर्ट जो राहुल गांधी को मालूम है, तो उन्होंने कोट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये सरकार गिरने वाली है। मोदी और अमित शाह के पास ये आंकड़े थे, आईबी के आंकड़े थे, उनके खुद के आंकड़े थे कि वो 210 के आगे नहीं जाएंगे। अब 210 के आगे नहीं जाएंगे ये मालूम होते हुए भी अब असल में ये रिपोर्ट हाथ में रख के उन्होंने एक मार्केट को एनकैश करने की कोशिश की। एनडीटीवी अडानी का और एनडीटीवी के अडानी के 10 कंपनी इन्होंने मिलके पॉलिटिशियन की मदद से ये कॉन्स्पिरेसी की है। पॉलिटिशियन, अदानी जैसे कारपोरेट, मार्केट रेगुलेटर जो है सेबी और एनएससी और बीएससी के जो ऑपरेटर्स हैं, जो इनसाइडर ट्रेडर्स हैं, इनकी भी एक सिंडिकेट होती है, इनकी सबकी मिली भगत है, और इसलिए मार्केट को उछाला गया। मार्केट को इसलिए उछाला गया कि कौन से शेयर लेने हैं इसके बारे में पहले बोले अमित शाह, बाद में बोले प्राइम मिनिस्टर, बीच में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक बार निर्मला सीतारमण, उनका एक लेक्चर हुआ, और एक बार तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक उनका ऑफिसर भी बोल चुका। इवन विदेश मंत्री जयशंकर भी मार्केट के बारे में बोल चुके कि अवर इकोनॉमी इज गोइंग 5 ट्रिलियन। अब देखो 5 ट्रिलियन कब बना है? इकोनॉमी तो 3 ट्रिलियन की है, 3 ट्रिलियन डॉलर्स की है, लेकिन 5 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारे आज के तारीख में, मतलब 75,000 जब क्रॉस होता है तो उसका वैल्यूएशन अगर लिया जाए तो मार्केट में 5 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन सारे कंपनियों के शेयर की वैल्यू है। तो ये मतदान को, मतलब जो ऑलरेडी लास्ट डे है, लास्ट डे मतलब 1 जून, इसको भी प्रभावित करने के लिए, उसके पहले जो 26 में था उसको प्रभावित करने के लिए इन्होंने 19 मई से ये बात बोलनी शुरू कर दी। अब ये 2 लास्ट के राउंड पैनिक राउंड थे उनके लिए, क्योंकि उनका आंकड़ा 220 के आगे नहीं जा रहा था। शायद मेरे मराठी में जो वीडियो निकाले थे मैंने खुद कहा था ये 180 के आगे ये जाने वाले नहीं है। आउटर लिमिट इनका 200 या 210 हो सकता है। आई एम ऑन द रिकॉर्ड। मेरा कहने का मतलब ये है, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट, आईबी का रिपोर्ट गवर्नमेंट के हाथ में था। गवर्नमेंट की ये मिली भगत, जो मार्केट के लोग हैं, बैंकों के चेयरमैन है, एलआईसी के चेयरमैन है, इनके साथ मिलके इस मार्केट में पैसा डलवाया। अब एक बात ध्यान में रखिए, जनवरी से लेके अब तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भाग रहे थे। उन्होंने करीब करीब 70,000 करोड़ पैसा विड्रॉ किया था, ये एक बात। लेकिन इस मार्केट को 70,000 से लेके 75,000 लेकर तक जाने का काम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किया। मतलब
बड़े बड़े बैंकों के प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन फंड में से पैसा जा रहा था, उनके जो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट से उनमें से पैसा जा रहा था, LIC का पूरा पावरफुल जो, और UTI, ये सब लोग गवर्नमेंट के इशारे से उनका जो वक्तव्य है वो एक तरफ, लेकिन गवर्नमेंट का फाइनेंस सेक्रेटरी, PMO का ऑफिस ये मार्केट को मॉनिटर कर रहा था कि FII निकल जा रहा है, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो सारे ऐसे शेयर्स खरीदते जाए, पब्लिक सेक्टर के शेयर्स, IT के शेयर्स, बैंकों के शेयर्स उन्होंने खरीद कर उनको एक लेवल पे रखा, और सेंसेक्स उनका जो इशारा था कि किसी भी हालत में वो 75,000 होना चाहिए टिल द एंड ऑफ द इलेक्शंस, ये उन्होंने किया। एग्जिट पोल उसके बाद एक दिन उन्होंने मार्केट उछाल के 25 लाख करोड़ का माल, अदानी के सारे शेयर्स वो 21 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे गए, उनका उसके पहले 15 लाख करोड़ तक का मार्केट कैपिटलाइजेशन था, वो गैप उन्होंने फुलफिल किया, वो प्रॉफिट बुक करके पैसा ट्रांसफर भी हो चुका है दुनिया भर उनके अकाउंट में। वैसे ही अंबानी के बारे में हुआ है, वैसे 5 बड़े जो कॉर्पोरेट्स है इन्होंने वो ट्रांसफर प्रॉफिट कर दिया है। हमारे जो पॉलिटिशियंस जो वक्तव्य कर रहे थे उन्होंने भी उनका झोला भर दिया है। देखिए ये झोला खाली नहीं था, खाली होके जाने वाला था, ये उनका IB का रिपोर्ट उनके पास था, इसलिए मार्केट में से पैसे कमा के अपनी आगे की बात करते रहो। ये बात कुछ कारपोरेट्स मतलब अदानी का NDTV और ये सारे जो लोग हैं मतलब उसके 10 कंपनी इनके शेयर्स कॉन्शियसली इन्फ्लेट किए गए, ये एक्चुअली साजिश है। मेरा कहने का मतलब टाइमिंग राहुल गांधी का परफेक्ट है। अब इसके ऊपर JPC इंक्वायरी होती है नहीं होती है वो होता लगे, लेकिन ये बात गूंजते रहेगी। ये बात हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड 3 इलेक्शंस अगले 3 महीने के अंदर अंदर है, और यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन होने के बाद भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद JPC की जो मांग है ये गूंजते जाएगी। अदानी अंबानी पैसा लेके तो गए हैं, लेकिन ये पॉलिटिशियन जो है BJP के, इन्होंने भी गुजरात, राजस्थान, उत्तर भारत में गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर इन्होंने पैसा उस दिन कमाया है, और नेक्स्ट डे ये मार्केट नीचे गया है तब 5 करोड़ के आम इन्वेस्टर्स ये मिट्टी में मिल गए। अब मेरा आरोप ये है कि पैसा किसका था? सारे बैंक्स, LIC, UTI मतलब UTI म्यूचुअल फंड, इनका पैसा पिछले जनवरी से लेके अब तक बार बार मार्केट को ऊपर रखने में था और गिरता था, तब इन्हीं का पैसा अब संकट में है। मतलब गवर्नमेंट जो आएगी, कोई भी आ सकती है, आज नहीं तो कल इंडिया भी आ सकता है, उनको ये बैंकों को संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी क्राइसिस होगी। लोगों की बचत बैंक में है, इसको मार्केट में लेके जाना, मार्केट में इन्वेस्टर जो है उनका पैसा प्रॉफिट में ट्रेडिंग में कमाना, ये तो इन्होंने स्कैम किया। लेकिन आगे की बात यह है कि बैंकों का पैसा अभी इतना वापस नहीं आएगा, देयर विल बी ए बिग लिक्विडिटी क्राइसिस। ये मैं आपको कह रहा हूं, ये साजिश है। अब ये डायरेक्शन फाइनेंस सेक्रेटरी दे सकता है, PMO दे सकता है, और इसीलिए मैं कहता हूं निर्मला सीतारमण ये कॉन्टेक्स्ट करने के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम इट इज इन द ऑफिंग, ये समझने की इनको तो सोच है ही। इसलिए ये जो साजिश है, ये प्राइम मिनिस्टर, FM, PM और प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस में जो ऑफिसर्स है, इन्होंने मार्केट को मॉनिटर करके ये स्कैम है। तो ये मिली भगत, इसको सिर्फ क्रोनी नहीं कहा जाता, ये इंडियन पिनल कोड में ये क्रिमिनल कैपिटलिज्म ऑपरेट किया है, इसलिए इनको बुक करना है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इज द राइट फोरम। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री के बारे में आगे क्या होता है वो बात छोड़ दो, लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री फोरम ये लोगों के दिमाग में जब घुस जाएगा तो मार्केट को सीधा करना, वो मार्केट आज जो 75-76 रह रहे, तो 70,000 भी सही वैल्यू नहीं है, उसकी सही वैल्यू तो 45,000 करोड़ की है। क्योंकि आज इस देश की इकोनॉमी में जो कंपनीज का परफॉर्मेंस है, उनकी बैलेंस शीट की ताकत और मार्केट में उनके शेयर की जो ताकत है, ये बहुत डिफरेंस है। इसलिए $5,000 ट्रिलियन की ताकत मार्केट कैपिटलाइजेशन की ऑन पेपर है, लेकिन इकोनॉमी नीचे जा रही है। तो इसलिए इस देश की बैंकिंग व्यवस्था को डुबाने का एक तरीका इस मार्केट में हो रहा है। और मैं कहता हूं ये एनकैशमेंट ऑफ देयर शेयर्स, इस ढंग से जब पावर जा रही है
220 के आगे नहीं आएंगे ये मालूम था, तब ये उन्होंने स्कैम करवाया। इसलिए दे आर द क्रिमिनल्स, और ये क्रिमिनल्स है ये बताने का काम सिर्फ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के तहकीकात कर सकती है। इसलिए वो डिमांड सही है। मैं बैंक फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हूं, मैं इतना जानता हूं ये पहला ऐसा हादसा नहीं है। ऐसे हादसे हर 2 महीने में एक बार होते हैं, लेकिन ये प्रूव होता है कि अमित शाह ने कहा ये 5 शेयर लो, मोदी ने कहा ये 5 शेयर लो, और ये सब लोग बोलते रहे हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, पीएसयू का शेयर लेते रहो। ये स्कैम है, मिली भगत। ये है कि डायरेक्शन सत्ता में रहने के बाद पॉलिटिशियन जब देता है तो मार्केट में ये सिग्नल जाता है ये शेयर लेना है, और इसलिए इस मिली भगत को इंडियन पिनल कोड में बुक करना है। तो जैसे हर्षद मेहता के बाद एक जेपीसी हुआ, और दूसरी बात केतन पारेख के बाद जेपीसी हुआ। आप शायद जानते होंगे केतन पारेख का एक एक्टिविस्ट इन्वेस्टर इस हिसाब से अमित शाह अहमदाबाद में काम करते थे, उसके K10 शेयर्स थे। अब अमित शाह खुद कह रहे ये 5 लो, मतलब अमित शाह के 5 शेयर्स। ये बात आज आ सकती है। मैं कह रहा हूं ये स्कैम केतन पारेख के वक्त भी एक जेपीसी था, हर्षद मेहता के वक्त भी एक जेपीसी था, नीरव मोदी, विजय मल्ल्या ये भी स्कैम है, लेकिन उसके बाद जेपीसी कौन मांगेगा। इसलिए राहुल गांधी जो कह रहा है इट इज इंडिकेटिव ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एग्रेशन इंडिया अलायंस ले सकता है। और इसलिए वो सोच बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो फाइनेंशियल सेक्टर के स्कैम्स है ये लोगों के आंखों के सामने है, लोगों की बचत लूटने की बात है, इन्वेस्टर की बचत, इन्वेस्टमेंट डुबाने की बात है। और कुछ कारपोरेट्स, कुछ पॉलिटिशियंस, ये लोग ये पैसा लेके भाग रहे नहीं, वो भाग चुके हैं। और इसलिए जेपीसी बहुत जरूरत है, ये मेरा मानना है। मैं बार बार ये कहता हूं, पिछले 10 साल से कहता आया हूं, लेकिन आज ये राहुल गांधी ने कहा, इसलिए इसका बहुत एक वैल्यू है। और आप देखिएगा ये आवाज गूंजते रहेगी, और इसलिए लोगों को चौंका ना होके मार्केट में दिमाग से काम करना है, किसी नेता का सुन के नहीं। ये भी समझ में आएगा बात लोगों को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रुड़की जी। अब हम एक बार फिर चलेंगे जगदीप सिंह सिंधु जी के पास। हमारे वित्त मंत्री, जानकारी तो सबको थी, लेकिन वित्त मंत्री को कुछ ज्यादा ही जानकारी थी, इसीलिए शायद उन्होंने चुनाव भी लड़ना उनको गवारा नहीं हुआ। और वित्त मंत्री जी के पतिदेव सीना ठोक के ही इन सारी बातों को फ्रॉम वेरी बिगिनिंग कहते रहे। और सतपाल मलिक साहब भी उस समय भी जब वो कुर्सी पर थे, उस समय तो अंदर से थे, वो अपनी बात रखा करते थे, लेकिन बाद में तो उन्होंने खुल के बातों को रखना शुरू किया। लेकिन जनता इन सारी बातों पर विश्वास नहीं कर पाई, भरोसा नहीं कर पाई, और करती भी कैसे जब उसका सुप्रीम जिस व्यक्तित्व में उसकी अगाध श्रद्धा थी, और उसने खुद अपने आप को कहा कि मैं तो अवतारी पुरुष हूँ, मुझे सब ऊपर से इल्हाम हो रहा है, तो अपने इल्हाम पर भी अगर जनता भरोसा न करे तो कैसे करे। ये जो भावनाओं का दोहन था, इस पर इससे कैसे बचा जा सकता है आने वाले दिनों में भी जगदीप सिंह सिंधु जी, और इनको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कितनी संभावना आप देखते हैं इसको बनने की। देखिए, संक्षेप में बता देता हूं आनंद जी कि ये जो अभी कार्यशैली चल रही है, ये जो कार्य पद्धति चल रही है, इसमें संदेह के बहुत गुंजाइश है और बहुत सवाल उठ रहे हैं। और रही बात जांच की, तो जांच, जैसे सत्यपाल मलिक जी ने उस वक्त सवाल उठाया था, जांच आज तक पुलवामा के हमले की भी नहीं हुई है, वो आरडीएक्स कहां से आया उसकी भी नहीं हुई है, और जांच बहुत से ऐसे बड़े मुद्दे हैं देश के जिनकी नहीं हुई है, और मुझे नहीं लगता कि इसकी भी जांच हो पाएगी या होगी या नहीं होगी, ये भी अभी मसला है। जो असल बात है वो ये है कि जो लोग पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, उसमें प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, या अन्य उद्योग मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, तो वो लोग अगर क्रेजी मार्केट फिनोमेना क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं देश में, तो वो सीधे सीधे पार्टी बनते हैं कैपिटलिस्ट के लिए। और आज की स्थिति में जो क्रेडिबिलिटी स्टॉक मार्केट की है वो अब क्वेश्चनेबल हो गई है, और क्वेश्चनेबल और भी गहरे तरीके से होती चली जाएगी। जो नुकसान हुआ है वो डोमेस्टिक बायर्स का हुआ है, वो फॉरेन बायर्स का नहीं हुआ है। अभी आप देखेंगे कि सारे जो भी ये हुआ था, इसमें जिस प्रकार से चीजें तय की गई
उस तय करने में 8.2% की जीडीपी ग्रोथ ये लाया गया, ये सूचना लाई गई, ये खबर लाई गई। उसके अलावा रुपी डॉलर की जो रेशो है उसमें ये बताया गया कि रुपी स्ट्रांग हो रहा है, ये खबर लाई गई। और अब की बार 24,000 पार का ये एक